गरीबों की रसोई नहीं, हम बिना रसोई के रहते हैं, तो हमें तो हर दिन अपनी रसोई बनानी ही पड़ेगी। माँ, क्या आप भी ऐसे ही संघर्ष पूर्व अपनी रसोई तैयार करती थी? नहीं बेटी, पहले ऐसा कुछ नहीं था। हमारा खुद का घर था और घर के अंदर ही हमारी छोटी सी सुंदर रसोई भी थी। लेकिन फिर तेरे पापा को लंग कैंसर हो गया और उनका इलाज करते करते मेरी वो जमीन बिक गई और तेरे पापा भी चल बसे। तब से ही। अरे माँ, चुप हो जाइए। अच्छा, आपको मेरी कसम है, चुप हो जाइए। लीजिए, चाय पीजिए। अब चाय देखकर माया जूठे बर्तनों को हैंडपंप के नीचे धोती है, फिर कुछ सब्जियों को काट कर अपनी माँ के लिए खाना बनाती है। माँ, खाना खा लीजिए, मैं जा रही हूँ मंदिर। ठीक है, रख दे मेरा खाना निकाल कर, मैं अभी खाती हूँ। जरा अपनी ये पुरानी साड़ी सिल लूं। महिमा की बेटी मंदिरों में साफ सफाई और लोगों के उतरे हुए चप्पलों को साफ करती थी और पंडित के द्वारा मिले पैसों से अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। माया दोपहर को मंदिर में का काम खत्म करके बाजार से कुछ हरी सब्जियां खरीद कर घर आती है। घर पहुंचते ही माया देखती है कि एक गाय उसके चूल्हे को अपने पैर से तोड़ रही है। चारों तरफ उसके बर्तन मसाले के डिब्बे बिखरे हुए हैं। सत्यानाश हो, इस गौ माता ने तो मेरी सारी रसोई तोड़ ताड़ कर रख दी। पहले सारा दिन मंदिर में काम करो, फिर घर आकर जब भूख लगी हो तो चूल्हा बनाकर खाना बनाओ। बिना रसोई की जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है बाबू मोशाय। अब माया गाय को वहां से भगाकर दोबारा मिट्टी लाकर फिर से चूल्हा बनाती है। फिर सारे बिखरे बर्तनों को उठाकर धोती है और फिर उन्हें अपने घर के बाहर ही सजा देती है। तभी अंदर कमरे से माया की माँ उठकर बाहर आती है। माया बताती है कि गौ माता ने कैसे उसकी सारी रसोई खराब कर दी थी। क्या करूं बेटी, इन गाय भैंसों ने तो और दिमाग खराब कर रखा है। थोड़ी देर दोपहर की नींद क्या लेने गई, इन्होंने तेरी सारी रसोई तोड़ दी। अब जहां माया अपने गरीब माँ के साथ बिना रसोई के घर में संघर्ष का सामना कर रही थी, वहीं उसके गांव से थोड़ी दूरी पर एक ऐसा परिवार रहता था जिनकी रसोई 50 एकड़ की जमीन पर बनी हुई थी। उस रसोई में विशाल सोने के दरवाजे लगे थे। सभी दीवारें संगमरमर की थीं। रसोई की छत पर विशाल झूमर लगे थे। सामने की पूरी दीवार जमीन से छत तक कांच की बनी हुई थी, जहां से बाहर का बगीचा साफ दिखता था। माँ, दादी कह रही हैं कि उन्हें रात के खाने में मलाई चाप, मिक्स वेज, दाल मखनी और पुलाव खाना है। अरे अरे, थोड़ा सांस ले लो, उसके बाद बोलना। अरे, वो हॉल से इस 50 एकड़ की रसोई में आते आते मेरी सांस फूलने लगी माँ। मेरे तो पसीने ही छूट गए। हालत तो मेरी भी खराब ही हो रही है, क्योंकि इस रसोई में कुछ भी पास नहीं है, सब मीलों दूर है। ऊपर से तुम्हारी दादी इतनी फरमाइश करती है। दादी तो कुछ समझती ही नहीं है, ना इस रसोई में कोई नौकर रखती है। मुझे तो लगता है माँ, अब हमें अपने बड़े भैया की शादी करवा देनी चाहिए। देखते हैं, करनी तो होगी ही शादी। अब कुछ देर के बाद खाना बनाकर कलावती अपने 50 एकड़ की रसोई से सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है और खाना टेबल पर रखते रखते कलावती तेज तेज सांस लेने लगती है। माँ, माँ आप ठीक तो हो ना? हाँ माँ, आपकी सांसें तो बहुत तेज चल रही हैं। बेटा, मेरी उम्र हो गई है और अब मुझसे ये 50 एकड़ की रसोई संभाले नहीं संभलती। माँ, हम इस 50 एकड़ की रसोई को नॉर्मल रसोई की तरह क्यों नहीं बना लेते? हाँ दैया, नहीं नहीं, घोर अपशगुन। ये हमारी पुश्तैनी रसोई है, इसको नहीं बदल सकते। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा ठीक है, आप सब लोग खाना खा लो, फिर कल हमें कुलदेवी के मंदिर भी जाना है। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऑफिस में काम है। मैं भी नहीं आ पाऊंगा माँ। कोई बात नहीं, हम सभी बहू बेटियां ही कुलदेवी के मंदिर चले जाएंगे। अब अगले दिन कलावती अपनी सास और दोनों बेटियों के साथ कुल देवी के मंदिर जाकर दर्शन करती है और दर्शन करके कार से वापस घर आ रही होती है कि तभी अचानक रास्ते में कलावती की कार खराब हो जाती है। बड़ी मालकिन, गाड़ी की कंडीशन खराब हो गई है, इसलिए अब इसकी सर्विस करवानी होगी। अरे, अगर गाड़ी की सर्विस होगी तो हम घर कैसे जाएंगे? मालकिन, इधर सीधे हाथ की तरफ एक रास्ता जाता है। रास्ता कच्ची गलियों का है, लेकिन इस रास्ते से जाने पर हमारी कोठी जल्दी आ जाएगी। अब कलावती देवकी और उसके दोनों बेटियां कच्चे रास्ते से चलकर अपने घर की तरफ आ रही होती हैं कि तभी उन सबकी नजर गरीब माया के ऊपर पड़ती है। माया बेजुबान जानवर और लाचार औरत को खाना खिला रही होती है। माँ जी, ये लीजिए, आप एक और रोटी खा लीजिए। नहीं नहीं बेटी, बस मेरा पेट भर चुका है। बची रोटियां तुम इस बेजुबान कुत्ते को